वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function। देखिए, जो membranous organelles होता है डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होते हैं किसके टर्म्स में? स्ट्रक्चर और फंक्शंस के टर्म्स में। मैनी ऑफ दीज मतलब ज़्यादातर ऑर्गेनल्स कंसीडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर्ड किए जाते हैं बिकॉज क्योंकि उनका फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। The endomembrane system include एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। देखिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी बॉडी आती है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल्स आता है। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होती हैं, पेरोक्सिसोम होती हैं, ये तो मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं होती, एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, इसीलिए ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आती हैं। दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम electron microscopic study of the eukaryote cell reveal the presence of network or reticulum of the tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद यूकैरियोट सेल पे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई, उसके हेल्प से स्टडी हुई, तो हमें ये पता चला कि हमारे साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क जैसा या रेटिकुलम जैसा एक टिनी यानी मतलब छोटा ट्यूबुलर यानी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है यानी फैला हुआ है, और उसी को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। ER डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अब जो ER है आपका वो डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को। इंट्रासेलुलर यानी जो सेल के अंदर स्पेस है, किस में? 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में। जैसे कि आपका ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ ऐसे ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब सेल के अंदर आपके जो ये स्पेस होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस होगा उसे आप कहेंगे लूमिनल, उसे आप कहेंगे लूमिनल। अब स्पेलिंग AL होगा, देख लीजिएगा, सॉरी, उसे आप लूमिनल कहेंगे। जो स्पेस ER के अंदर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा, उसे आप लूमिनल कहेंगे। और जो स्पेस आपका साइटोप्लाज्म में होगा, जैसे कि ये आपका सेल हो गया, ये स्पेस आपका साइटोप्लाज्म में था, तो इस स्पेस को आप बोलेंगे एक्स्ट्रा लूमिनल यानी आउटसाइड, जो ER के आउटसाइड है। ठीक है, तो लूमिनल इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा लूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। द ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस। देखिए, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका राइबोसोम अटैच है, उसके सरफेस पे आपका राइबोसोम अटैच है, तो उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और अगर ER के ऊपर आपका राइबोसोम एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER frequently observed in the cell activity involved in protein synthesis and secretion। देखिए, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके अंदर आपका प्रोटीन है, जिसके सरफेस पे आपका राइबोसोम है, वो क्या सिंथेसाइज करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। देखिए, आप जेनेटिक वाले चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि ये आपका RNA है, आपके RNA पे आके आपका राइबोसोम चिपकता है, वो उस राइबोसोम से प्रोटीन ही बनता है। आप ये जेनेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बता दिया है, बस ये समझने के लिए कि आपका जो राइबोसोम है, आपके राइबोसोम से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस विद द आउटसाइड मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए, जैसे कि ये आपका सेल हो गया, आपके सेल में ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ कहीं पे न्यूक्लियर एनवलप होगा आपका, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, यहीं कहीं से आपका ER निकला होगा,
यहीं कहीं से आपका ई आर निकला हुआ। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो ई आर है वो कहाँ से निकल रहा है, एक्सटेंसिव यानी फैला हुआ है, एंड कॉन्टीन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से ये कॉन्टीन्यूअस है। ये आपका न्यूक्लियस होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप से ही निकला है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट है किसके लिए, लिपिड का, यानी जो SER है वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन, एनिमल सेल में जो लिपिड लाइक स्टेरॉयड हार्मोन है आर सिंथेसाइज इन SER। वो क्या किससे सिंथेसाइज होते हैं, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं। फिर आपका दूसरा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। कैमिलियो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। देखिए जो कैमिलियो गोल्गी थे 1898 में पहली बार इन्होंने न्यूक्लियस के पास गोल्गी अपरेटस को देखा था, गोल्जी बॉडी को देखा था। इन्होंने देखिए जो आपका ये स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन एक कलर होता है, स्ट्रेन का मतलब कलर होता है। तो डेंसली स्ट्रेन लिखा है, यानी अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका कलर ज़्यादा होगा। तो ये यहीं लिखा है डेंसली स्ट्रेन, यानी इसका कलर ज़्यादा होगा, डेंसली स्ट्रेन। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी, और इसको इन्होंने बाद में नाम दिया गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी या गोल्जी बॉडी, दोनों सब लोग दोनों नाम से इसको बुलाते हैं, तो आप कुछ भी बुला सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक सिस्टर्नी ऑफ द 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर। देखिए इसकी साइज़ है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। देखिए ये फ्लैट होता है, चपटा होता है, डिस्क शेप का होता है, सैक मतलब होता है ये बैग लाइक होता है, और सिस्टर्नी जो बोला गया है, सिस्टर्नी आपका यही है जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे जो बना हुआ है इसी को आप सिस्टर्नी कहते हैं। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के पैरेलल, देखिए ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। वेरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए अब किसी में क्या होगा, ज़्यादा सिस्टर्नी होगा, किसी में कम सिस्टर्नी होगा, तो वेरी करता है इसका नंबर, किसी में 2 होगा तो किसी में 4 होंगे, तो इसका नंबर वेरी करता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus while distinct convex cis or the forming phase and convex trans or the maturing phase। देखिए concentrically मतलब आपने पढ़ा होगा जिसका एक ही सेंटर हो, जिस सर्कल का एक ही सेंटर हो। देखिए 2 सर्कल हो गए, 3 सर्कल हो गए, तो ऐसे ही ये आपके न्यूक्लियस के पास अरेंज होता है। ये आपका एक सर्कल बताया गया, इसी को आप हाफ कर दीजिए, यानी ऐसे आपका गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपके ऐसे ही अरेंज होता है नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नियर। अब बोला गया है कॉन्वेक्सिस और फॉर्मिंग फेस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, गोल्जी बॉडी हो गई, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, यहाँ पे आपका RER पाया जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आपके SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। अब जो ये वाला फेज़ है आपका, इसे हम कॉन्वेक्स फेज़ कहेंगे, सॉरी कॉन्वेक्स फेज़ कहेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है ये कैसा है, कॉन्वेक्स लाइक है, और इसको हम फॉर्मिंग फेज़ कहेंगे, कॉन्वेक्स फेज़, फॉर्मिंग फेज़, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सिस फेज़ बोलेंगे, इसी को हम सिस फेज़ बोलेंगे। देखिए हमारी राइटिंग अच्छी है, पर चूँकि हम हाथ से लिख रहे हैं, अपनी उंगली का यूज़ कर रहे हैं, किसी पेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे से नहीं लिख जा रहा है। क्योंकि हम मार्केट में गए थे तो मुझे वो पेन नहीं मिली, जैसे ही मिल जाएगा तो हम ले आएंगे, इसलिए आपको राइटिंग भी समझ में नहीं आ रही होगी, पर क्या कर सकते हैं। और जो ये आपका फेज़ हो गया, ये आपका होगा कॉनकेव, क्योंकि इसका शेप कैसा है, कॉनकेव लाइक है, और इसी को हम बोलेंगे ट्रांस फेज,
इसी को हम ट्रांसफेज बोलेंगे, ट्रांसफेज, ठीक है। और इसी को हम मैच्योरिंग फेज भी बोलेंगे, जो आपका यहाँ पे दिया है मैच्योरिंग फेज बोलेंगे। तो आपको हम क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं कॉन्वेक्स, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और सिस फेज बोल रहे हैं और फॉर्मिंग फेज बोल रहे हैं। और यहीं पे इसको हम बोल रहे हैं कॉन्केव, ट्रांसफेज एंड मैच्योरिंग फेज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द सिस एंड द ट्रांसफेज ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। देखिए, सिस फेज और ट्रांस फेज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इंटरकनेक्टेड है। The apparatus principally performs the function of packaging material to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। तो इसको हम आपको अपनी नोट से समझाते हैं। तो आइए देखिए ये आपका RER है, ये आपका SER है। RER से आपको प्रोटीन मिलेगा, SER से आपको लिपिड मिलेगा। ये लिपिड और प्रोटीन किसी वेसिकल में जाएंगे, उसे हम ट्रांजिशन वेसिकल कहेंगे। फिर ये आएंगे आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, इसी को हम बोलेंगे कोटेड वेसिकल बोलेंगे। और इसी को क्या बोलेंगे, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, मतलब प्रोटीन और लिपिड का पैकिंग हुआ यहाँ पे। फिर आपका अगर ये प्रोटीन और लिपिड सेल के अंदर ही रह जाता है, यानी इंट्रासेलुलर टारगेट उसे बोलेंगे, अगर सेल के अंदर ही रह जाता है। अगर सेल के बाहर भेजा जाता है इसी चीज़ को, तो इसे हम बोलेंगे सेक्रेटेड प्रोटीन और डिस्कार्ड आउटसाइड द सेल। तो बेसिकली यही चीज़ आपको एक लाइन में बताई गई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, आपको बता दिया गया किस किस वेसिकल के फॉर्म में आपका मटेरियल पैक होता है। फ्रॉम द ER, जब ER से निकलता है प्रोटीन, with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। देखिए ये आपका cis phase हुआ, तो ये आपका जब जाएगा प्रोटीन और लिपिड तो कहाँ जाएगा, ट्रांस फेज में जाएगा या मैच्योरिंग फेज में जाएगा, यही चीज़ अब बोला गया। दिस एक्सप्लेन, और ये एक्सप्लेन करता है वाई द गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिमेन इन क्लोजली एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही एक्सप्लेन करता है कि जो आपका गोल्जी अपरेटस है ये क्लोजली एसोसिएटेड क्यों होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें प्रोटीन और लिपिड मिल रहा है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from its trans phase। अब बोल रहा है कि जो प्रोटीन है राइबोसोम से जो राइबोसोम से जो सिंथेसाइज हो रहा है प्रोटीन, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा, मॉडिफाई होगा, और वो आपका कहाँ जाएगा, सिस्टर्नी में। यानी जो आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना गोल्जी बॉडी का, ये सिस्टर्नी ही कहलाता है, तो सिस्टर्नी में जाएगा। फिर यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ट्रांस फेज में जाएगा। आपको बता दिया गया है कि वो सिस फेज से ट्रांस फेज में जाता है। अब कैसे जाता है, तो सिस्टर्नी के थ्रू होके ही तो जाता है। गोल्जी अपरेटस द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मिंग द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब गोल्जी अपरेटस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट साइट है क्या बनाने के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए। तो आपको बता दिया कि प्रोटीन कहाँ से बनता है, लिपिड कहाँ से बनता है। अब पढ़ते हैं लाइसोसोम। These are the membrane bound vesicle structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। देखिए जो आपका ये जो प्रोटीन और लिपिड आपका यहाँ पे पैक हुआ है, ये आपका इंट्रासेलुलर टारगेट में जाएगा, और यही आपका क्या बनाएगा, लाइसोसोम बनाएगा, और इसी को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइन बस यही चीज़ आपको बता रही है। आइसोलेटेड लाइसोसोमल vesicular have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases, optimally active at the acidic pH। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid। देखिए जैसे आपका कोई सेल हो गया, सेल के अंदर आपका क्या है, लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम जो है ये ब्रस्ट हो गई, अगर फूट गई, अगर ये लाइसोसोम ब्रस्ट हो गई, फूट गई, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियसेस, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियसेस। इससे क्या होगा, इसके ब्रस्ट हो जाने से क्या होगा, जो सेल के अंदर या फिर सेल वॉल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर
जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड होंगी ये डाइजेस्ट करने लग जाएंगी, मतलब ये डाइजेस्ट करने लग जाएंगी, तो फिर ये सेल को खा जाएगा, सेल को ये खा जाएगा। तो यही चीज़ बताया गया है, और इसी चीज़ को हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ये आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है सारे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा, और उसके बाद से जो भी आपका प्रोटोप्लाज्म में, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में या सेल ऑर्गेनल में जो भी लिपिड, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट है उसको ये खा जाएगा, यानी सेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो यही बोला गया है, ये सुसाइडल बैग है, ठीक है। उसके बाद जो आपका इसमें बताया गया लाइपेज, प्रोटीएज, ये सब क्या होते हैं कि आपके लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज। अब हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। द वैक्यूल्स इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। देखिए, जो आपका वैक्यूल होता है वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाद से ये साइटोप्लाज्म में कम से ज़्यादा स्पेस क्या करता है, बियर करता है। जैसे कि ये आपका सेल हो गया तो 90% साइटोप्लाज्म में आपका क्या होगा, वैक्यूल्स ही होगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें मतलब कंटेन क्या करता है, ये वाटर कंटेन करता है, सैप यानी इनऑर्गेनिक सॉल्ट को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और कुछ यूजफुल, नॉट यूजफुल मटेरियल्स को। द वैक्यूल्स इज बाउंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन। और वैक्यूल्स किससे बाउंड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, कॉल्ड टोपोप्लास्ट, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट, ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम। अब देखिए प्लांट में क्या होता है, 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट concentration gradient into the vacuoles. Hence the concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ आयंस और मटेरियल्स पाए जा रहे हैं आपके साइटोप्लाज्म में, आयंस और कुछ मटेरियल्स पाए जा रहे हैं, ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और ये आपका क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जब जाएगी तो हमें उसमें क्या एनर्जी लगेगा, एटीपी लगेगा, ठीक है। तो वही बताया गया है कि कोई भी आयंस या फिर कोई मटेरियल्स जा रही है अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट, ठीक है। ये हायर कंसंट्रेशन हो गया आपका, और फिर ये आपका लोअर कंसंट्रेशन था, ठीक है। तो ये बताया गया है कि आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे हायर होगा, यहाँ पे लोअर होगा साइटोप्लाज्म में आपका। इन अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड सेक्रीशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं, जैसे कि आपने एक मिनट, सॉरी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, ये हो गया आपका अमीबा, ये जो चीज़ है इसी को आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब लिखा है ना कि हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड सेक्रीशन। अगर सेल में ज़्यादा पानी होगा, अमीबा में अगर ज़्यादा पानी होगा तो ये क्या करेगा, अगर अमीबा में ज़्यादा पानी होगा तो ये वैक्यूल पानी को बाहर कर देगा, बाहर फेंक देगा। ये जो वैक्यूल है ये पानी को बाहर फेंक देगा, और अगर कम पानी होगा तो फिर ये पानी को स्टोर कर लेगा। तो यही चीज़ लिखा है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, मतलब बाहर फेंक देना, ऑस्मो रेगुलेशन यानी ये जो स्टोर करना और रेगुलेशन बनाए रखना। इन मैनी सेल एज इन प्रोटेस्टा। अब
कई सारे सेल और प्रोटिस्टा में क्या होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं, आर फॉर्म्ड बाई इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। जैसे कि ये आपका अमीबा प्रोटिस्टा हो गया, छोटा बनाते हैं थोड़ा, आपका ये प्रोटिस्टा हो गया, यहाँ पे कोई फूड आपका पड़ा हुआ है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, ये कुछ आपका कोई फूड पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोटिस्टा क्या करेगा, इस फूड को लेगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी इन्वेजिनेटेड की तरह हो जाएंगे, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को ये क्या कर लेंगी, इन्वेजिनेट कर लेंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा इस बारी, जैसे ये आपका फूड है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये फूड पार्टिकल को ले लेगा, ये आपका फूड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फूड वैक्यूल्स। तो यही चीज़ आपको बताया गया है कि कई सारे सेल्स में या फिर प्रोटिस्टा में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के लिए, यानी गटकने से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।